जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लेके आई तो बीजेपी ने खूब शोर डाला, देखो जी मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी था तो वहां से स्वरूप लेके आने पड़े। अगर ये खालसा राज होता, हम अफगानिस्तान घुस के उनको ठोकते हैं देश के, तो उसके साथ गुरु ग्रंथ पंत वहां बैठा था आकर, तब जैन को छोड़ के आ जाना चाहिए था आकर भी हमारे देश का ये देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता आकर। पर बैठे वहां पर। जब रामती विदेश गए थे तो एक ने पूछा था जी मैं अडानी के बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कह दिया यार मैं व्यक्तिगत मामला बात नहीं करना चाहता। मैं बोले ये बेटी बचाओ बेटी तूती की आवाज है, इसे कोई नहीं सुनता, नकारखंड तूती की आवाज है। पर मैं महसूस करता हूँ जब ये मोदी जी बोले ना जी, तो मोदी ने हमारा जो नारा था वो अडॉप्ट किया था, हमने 5 में दिया था, ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, अडॉप्ट मोदी ने किया। फ्री में कहता हूँ वो तूती चली हमारी खूब चली, उसको मोदी तक ने अडॉप्ट किया आकर जी। ये एक वो काज था जो पूरे वर्ल्ड में जिसकी पहचान थी आकर भी। गंगा एक ऐसा जिला है जहाँ पर बेटे को निःशुल्क 25-25 करोड़ के स्टडी पैकेज दिए जाते हैं। तो वो उससे क्या हुआ जी, एक सोच बदली। लोग जो बच्चों की फीस भरते थे बेटों की, वो कहते यार काश बेटियाँ होती है, अपने फ्री पढ़ा देते हैं। गुरु साहब ने सेवा सिमरन का बहुत अच्छा कंसेप्ट में दिया, किरत करो नाम जपो वंश को का कंसेप्ट दिया। खुशकिस्मत हम भी हमारे हिस्से में ये सेवा आई है भी जिस देश की आज़ादी वास्ते सिखा ने 90% कुर्बानियां कीतियां होण, सब तो जेलां कट्टियां होण, सब तो वध फांसी दे रस्सियां ते झूले होण, उस कौम दे वारसां नूं किस तरह देश चों कढिया जा सकदा। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਗਿਲਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। साथियों नमस्कार। चर्चा चौपाल पर आज हमारे साथ इस इलाके की एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, सरदार तेजेंद्रपाल सिंह जी टिम्मा। आप समाज सेवा में बहुत सक्रिय व्यक्तित्व हैं। एसपीजीसी के राजस्थान के धर्म प्रचार कमेटी के आप अध्यक्ष हैं। गुरुद्वारा बाबा शहीद दीप सिंह जी के आप मुख्य सेवादार हैं जो गंगानगर में स्थित है। इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी है और हम चाहेंगे कि इनके जीवन के सफ़र से लेके अब तक को कवर करना, ताकि इतनी जिंदा दिल शख्सियत के बारे में देश जानता है बहुत अच्छे से, लेकिन वो लोग जो इस शख्सियत से परिचित नहीं है उन्हें परिचित करवाना भी हमारा एक उद्देश्य है। विशेष करके जो समाज सेवा का क्षेत्र है उसमें इनका बड़ा काम है। टिम्मा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को जो आपका समाज सेवा के साथ साथ धर्म का जो मामला था, विशेष करके आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं, ये खराब घटी है समाज में, वो सफ़र एक बार आपका शुरुआत कैसा हुआ, उसके बारे में थोड़ा परिचय पहले आप देंगे तो अच्छा लगेगा। सुभाष जी, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। मैं भी एक कोशिश की अपने जीवन च, रब ने मेहर की, कुछ थोड़ा बहुत मैं इस सफ़र का हिस्सा बन सकिया। गुरु साहब ने संत ते सिपाही की सिख नूं गुड़ती दी कि सिख का सुभाव जिहड़ा वो संत वर्गा चाहिए ते जुल्म प्रति सिख नूं सिपाही बनना चाहिए। कोशिश की उस राह दे पांदी बनी है, पर यह रस्ता बड़ा औखा रस्ता है। रस्ता बड़ा औखा है तो सरकारां कभी भी नहीं चाहदियां जिहड़ी मर्जी हुकूमत होवे, मत सोचो बीजेपी या कांग्रेस, अंग्रेज सरकार है, मुगल सरकार है, किसी भी सरकार नूं यह रस्ता जिहड़ा रस्ता दस्सिया है सानूं गुरु नानक साहब ने, जिहड़ा दस्सिया है गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो रस्ता है गुरु ग्रंथ साहब ने, ये सरकारां नूं फिट नहीं बैठदा। इस करके सिख हमेशा ही सरकार की निगाह च बागी रहे है। बाबर आया तो उन्होंने हालातों च गुरु साहब ने बाबर नूं जाबर किया सीगा। उन्होंने हालातों च
ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੈਭੀਤ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇ ਦਾਲੋ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਗਿਲਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪਏ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ NSA ਲੱਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕਿਰਕਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। क्या बात है। आपकी जो स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत हुई थी, जी, मतलब इस सफ़र की, जी, वो वाक़या थोड़ा बताओगे आप, जो शुरुआती दौर। पहली बार जी मैं जब जेल गया तो मैं तकरीबन 16.5 साल का था जी। गंगानगर में केडी खेमका कांड हुआ था, उसने अपनी बहू को मार दिया था जी। तो शहर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उसके खिलाफ, बाजार बंद हुए, तो लोगों ने उसको गिरफ्तार कराने के लिए स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दी। तब मैं पहली बार गंगानगर जेल में गया था उस केस में आकर। मन में शुरू से ही था कि जुल्म के खिलाफ घर नहीं बैठना। तो मैं तब जेल गया था। उसके बाद क्योंकि जो 9वीं टकसाल है, जो हमारे बाबा दीप सिंह जी इसके पहले मुखी थे, जिन्होंने हरमंदर साहब की अजमत के लिए शीश तली पर रखकर जंग लड़ी थी, उनकी टकसाल थी। उनके जो संत करतार सिंह जी भिंडरांवाले, संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले, वो गंगानगर लैलपुर फार्म हाउस में आते थे। तो टकसाल का बड़ा कंसेप्ट क्लियर था, हर आदमी अपने धर्म में पक्का रहे। हिंदू है, जनेऊ का धारणी हो, अपने धर्म की मान्यता का पालन करे। मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़े। सिख है, अमरदारी हो, अपने गुरुओं के दिशा निर्देश का पालन करे। ये गल्लां सी जी जिहदे करके साडा लगाव ज़्यादा हो गया। संत जरनैल सिंह जी ने हमेशा सच की गल की, सरकारां नूं बर्दाश्त नहीं सीगा। उस चक्कर च सिख स्टूडेंट फैडरेशन राजस्थान च एक जथेबंदी सीगी, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੂਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚੂਰੂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਿਰਫ 15 ਜਾਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੂਰੂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਲੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ,
ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ साधु शहर के पास ਸਾਧੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ स्टेशन के ऊपर। ਅਸੀਂ 15 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭੀੜ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ। पहली जेल यात्रा थी। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਘਰੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ये प्रश्न आपके लिए अलग से है कि हम चाहते हैं इस पर थोड़ी डिटेल्स में आप बताएं कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था वो उसके बाद में आप पे टाडा लगा वो ऑपरेशन और उसके बाद में पंजाब सरकार ने जो आपकी गिरफ्तारी हुई, जो आपको जेल के अंदर रखा, बाद में सरकार ने ये माना कि आपकी जो गिरफ्तारी थी वो गलत थी, अंदर रहे वो गलत था, और उसमें पंजाब सरकार ने विधानसभा का स्पेशल एक मतलब सत्र बुला के न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि मुआवजे के रूप में भी एक राशि दी जी। इसके मायने ये थे कि आपने जो लड़ाई लड़ी वो सही लड़ी थी और जो अंदर आपको बंद रखा था वो गलत रखा था। तो वो दर्शकों को बताना उठाना इसके बारे में कुछ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਆਰਪੀ ਨਾਲੇ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਮੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਬੰਬ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ 'ਚ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ NSA ਲੱਗੀ ਸਾਲ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ NSA ਹੋਰ ਲੱਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 90 ਜੇਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ 90 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਸਟਡੀ ਰਹੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। उन ताकतों के द्वारा मिलिट्री ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, CBI ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਸੇ ਕੌਣ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। मतलब सरकार ने सारी एजेंसियां आप लोगों के खिलाफ खड़ी कर दी थी। ਖੜੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। सिविलियन ही मारे गए। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰੀਰ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਯਾਤਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੋਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ LMG ਦੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, लेकिन खून ही खून था। ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਤਰ ਹੋਵੇ ਬਚ ਜਾ ਕੇ।
ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਛਾਵਣੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਰਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਸਟਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 90 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯਤਨਾ ਦੌਰ इस ਸੀਗਾ। पे प्रकाश डालिए आप। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ जी। ਸਿਰਫ ਥੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੱਟੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ। नीचे से? ਲੇਟ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। अच्छा, वैसे वो पैक था, जो भी आए वो लेट के जाए और लेट के बाहर आए। ये हाँ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ, ਡੱਬਾ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। SLR ਦੀ ਬੈਰਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਬਨੈਣ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ। ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 90 ਦਿਨ उन बैरकों में। ਉਹ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਕਾਬ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ CBI, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਜੀ। तो उस जो कूटमार आप बता रहे हो कि वो जो फोर्स थी वो आपके साथ कर रही थी लोगों के साथ, उसमें कुछ साथी आपके मारे भी गए उस कूटमार से? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਤੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਜਮਾਂ ਨੰਗੇ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕੇ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਪਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, 90 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ। 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ 22 ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਜਾਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਾਜ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ नहीं सी। मतलब बावजूद इसके कि आपके साथी मारे जा रहे थे, साथ वाले कम होते जा रहे थे, फिर भी बाकी लोगों पे उसका असर नहीं था? क्योंकि ना हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, मन में गिला नहीं था, अफसोस नहीं था। ठीक है नहीं, जब आप मानसिक तौर पे कमज़ोर हो जाओगे ना जी, तो आप टूट जाओगे। जेल में चले गए जी। जेल में हमारे साथी थे भाई हरमिंदर सिंह संधू, ट्रिपल M में ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट। सरकार भी कहती थी ये आदमी सिर से लेके पांव तक दिमाग का बना हुआ है। मेरी खुशकिस्मती है, मैं 5 साल उसके साथ रहा, उनके साथ एक बैरक के ऊपर। तो उन्होंने हमें कहा यार आप पढ़ लो। मैं 10th से गया था, 10th कर रहा था, गया था। हमने कहा संधू साहब पढ़ के करना क्या है यार, जब है तो फांसी उम्र क्या था, हमने कौन सा डॉक्टर जब इंजीनियर लग जाना है, पढ़े किस लिए। अच्छा, ये वाकया जो सारा बता रहे हो, उस वक्त आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी थे? जी, 10वीं कर गया था मैं ये। तो हमने मजाक करना, मैं करना क्या है, रहना जेल में ही है, या फांसी चढ़ जाएंगे, उम्र कैद होगी, तो पढ़ के क्यों दिमाग ख़राब करें। बोले ऐसे है, वो ना हमारे दिमाग सेट करते थे भी आप पढ़ाई करो, कल को आपको उम्र कैद होगी, आपको पंजाब की जेल में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना जी, शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ B क्लास लग जाएगी, जेल तो आराम से काट लोगे। रास्ते में B क्लास नहीं है, पंजाब में B क्लास है। B क्लास में आपको बकायदा एक बैरक अलग मिलती है, वहाँ आपको मशक्ति मिलेगा, आपकी डाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, काम करने के लिए मशक्ति मिल जाता है। TV टूवी तब ब्लैक एंड वाइट TV होते थे उस वक्त, वो मिल जाएगा। पंजाब में था ये हालत में, तो ये लालच दिया, उसी लालच में सभी पढ़ने लग गए। ठीक है नहीं, इस तरह हमने वो 5 साल जेल में काटे, जोधपुर जेल में। 7 मार्च 1989 को हमें सरकार ने रिहा किया। रिहा करके अमृतसर एयरपोर्ट पर ले आए।
अमृतसर एयरपोर्ट पे केपीएस गिल जो पंजाब का जो बुच्चड़ के नाम से मशहूर है, वो हमें वहाँ मिलने आया। मैं तब परमिंदर संधू का साथी था, तो मेरी उससे तलखी हुई बहुत ज़्यादा जी। तलखी हमारी ज़्यादा बढ़ गई, आपस बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई। हाँ, डीजीपी गिल से जाकर। तो तब उन्होंने मेरे को और बलजिंदर सिंह बब्बी हमारे गंगानगर था, हमको वहाँ सभी से अलग कर दिया। बब्बी गंगानगर के थे? गंगानगर था जी। हमें अलग कर दिया, पुलिस लाइन में भेज दिया। तो वहाँ मैं समझ गया मंशा इसकी भी, हमें अलग किया है तो ये कुछ ना कुछ करेगा जी आकर जी। पर उस मेरे कुछ दोस्त आ गए वहाँ पुलिस लाइन में, तब खुला माहौल था, तो वहाँ से निकल के रिहा हो गया कर जी। पर उसके बाद हम घर नहीं बैठे। जो मन में आक्रोश था, जो सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ किया, सिखों के साथ किया, पंजाबियों के साथ किया, है ना, फिर हमने वो आवाज़ उठानी शुरू कर दिया कर। सरकार की निगाह में आगे भी ये जो लोग हैं, ये हमारे खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे को 89 में फिर दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया। मेरे ऊपर उन्होंने टाड़ा लगा दी जाकर। फिर मैंने साल 1.5 साल जेल काटी जी। फिर बाहर आया 6 महीने, फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया, फिर मेरे पे टाड़ा लगा दी उन्होंने जाकर जी। फिर मैंने साल 1.5 साल जेल काटी, फिर बाहर आया, कुछ ने फिर मेरे को NSA लगा दी उन्होंने आकर जी। NSA लगा के मेरे को जयपुर जेल भेज दिया। जयपुर मैंने, चलो मेरी NSA टूट गई, वो पहली बार है NSA टूट गई मेरी, एडवाइजरी बोर्ड ने NSA तोड़ दी मेरी। पर ये मेरा दौर लगातार चलता रहा, जहाँ सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, लड़ते रहे, उसके साथ साथ जो हमारा सोशल काम है, सेवा काम है, वो भी हमने बदस्तूर जारी रखा, पैरेलल जारी रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यही हमें दिखाया गया। हम तो वही बात है ना, भाई कन्हैया के वारिस भी हैं। जंग का मैदान था, जंग भी चल रही थी और जो सेवा भी चल रही थी, है ना, उसी रास्ते के हम पांदी थे। तो ये रास्ता और ये सफ़र बदस्तूर आज तक जारी है। उस केस में कोर्ट ने 11-11 लाख का हमें मुआवजा दिया। सरकार ने विधानसभा में भी सॉरी फील किया, 1-1 लाख रुपया सरकार ने दिया। सरकार ने हमारे कई लड़कों को रूट परमिट दिया, हमने इनकार कर दिया भी सरकार से खरात नहीं लेंगे, जो मर्जी हो जाए कर। सरकार नहीं, आपने जेल काटी है, आपको बसों को परमिट दिए जाते हैं, पर हम गंगानगर वाले थे, कुछ नहीं लिया हमारे कई लड़कों ने, हमने नहीं लिया। लेकिन जो मुआवजा सरकार दे रही थी अपनी गलती मान के, वो आपने स्वीकार नहीं किया? नहीं, जो सरकार दे रही थी, सरकार दे रही थी। कोर्ट का मुआवजा लिया मैं लड़कों, कोर्ट का मुआवजा हाँ, लिया, पर सरकार से खरात नहीं। क्या बात है। जो उसने नौकरियों की बात कही, या उसने कहा भी बसों के रूट पर मॉडल लो, आप अपने शुरू करो, हमने मना कर दिया भी सरकारी खिरात तो कभी चाहिए नहीं ना आकर जी। हक है हमारा, वो लेंगे, नहीं लेगा तो छीन के लेंगे आकर, उसके लड़ेंगे आकर, पर खिरात नहीं जी। और उसमें आपको ये लग रहा था कि अगर सरकार ये चीज़ दे देगी तो सरकार को लगेंगे अभी ये लोग हमारी तरफ हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ये भी सरकार की तो मंशा बड़ी क्लियर होती है। सरकार तो एक खरीदना चाहती है, खरीदना चाहती है, वो बोली लगाती है भी कौन कहाँ पे रुकता है, कहाँ पे बिकता है, कितने में बिकता है, कितने बिकता है करीब। वो बोलियों का दौर आज भी जारी है। हम नहीं मान रहे तो इसीलिए अब देश दो केस पढ़ते हैं, कभी कौन से केस पढ़ते हैं, और मैं बता रहा हूँ उम्र से ज़्यादा मेरे पे केस हो गए जी। पर अब तो आपको लगता नहीं, अपनी बोलियों की बात कही, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा एक हटके चीज़ पूछ रहा हूँ कि अब तो आपने कहा कि बोलियों के दौर अब भी लगते हैं, अब तो लगता नहीं बिना बोली भी बिक रहे हैं अधिकतर। इस वक्त जो जितनी राजनीति का अपना जो माहौल है, वहाँ तो अपने आप ही बिके जा रहे हैं। सरकार के पास जी देखो, पता क्या जी, मैं हमेशा कहता हूँ इंकलाब जो होता है ना जी, वो एक गरीब की कुटिया से शुरू होता है। बहुत अच्छी बात है। सरमाएदार इंकलाब नहीं ला सकता जी। सरमाएदार तो बिक सकते हैं, बिक सकते हैं। बहुत अच्छे। आप नोट करना, हमारे भी, मैं क्या नाम लूँ, हमारे बड़े बड़े आदमी हैं, बहुत दमगजे मारते थे, हजारों करोड़ के आदमी थे, एक रात में पलट गए। क्या बात है। जब सरकार ने ईडी का शिकंजा कसा, CBI का शिकंजा कसा, कुछ किया तो पलट गए। केस तो मेरे पर पड़ा, NI जांच मेरी शुरू हुई, मैंने 1 साल जांच दी, NI की जांच चली है मेरी, मेरे पासपोर्ट जब्त कर लिए, मिसी की मेरी जांच शुरू हुई। अब मिसी का क्या लेना देना था, क्या लेना देना था, फिर भी जांच चली, पर नहीं, अपने रास्ते पर टल लें। डिमोरलाइज करने के तरीके थे। जब परिवार पे उतर आती है सरकार या एजेंसियां, इसका मतलब उसको डिमोरलाइज करना। घर के बच्चों तक जाओ, परिवार तक जाओ, बीच कितना परेशान कर दो, ये टूट जाए। इसी सफर में टिम्मा जी
आपने अभी पिछले साल देशद्रोह का केस भी भुगता है, जी जी। तो मैं चाहूँगा कि उसमें भी अपने जो एक्सपीरियंस है आपके वो शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है कि देशद्रोह अपने आप में बहुत बड़ा केस होता है और व्यक्ति इस हद तक टूट जाता है उसके अंदर। लेकिन आपने जिस तरह से उसका, मैं उस पूरी गतिविधियों का जो शहर में उस वक्त अखबारों में आ रहा था, आपसे मिलना भी हुआ, गवाह रहा उसका, कि केस हुआ, वो भुगता और बाद में आप उसमें बरी भी हुए, तो थोड़ा उस पर। शिवाजी, मैं कहता हूँ सिख का एक स्वभाव है, सिख या तो रहेगा बादशाह बनकर, क्या बात, या रहेगा बागी बनकर, क्या बात, बादशाह और बागी बीच वाला मेल नहीं है। हमें हक हकूक हमारे मिल गए, हम बादशाह हैं, नहीं मिलेंगे हम बागी बनेंगे, हमारा बीच वाला मेल नहीं है। अब जब देश में उस कौम को, जिस कौम ने, फिर कहूँगा 90% कुर्बानियाँ की हो, उस कौम को आप गुलामियत का एहसास कराओ ना, तो फिर कौम बागी बनेगी। मैं छोटी उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हमारे बंदी सिंह हैं, 32 साल से जेल में बंद है। हाँ, ये बताइए आप, ये सवाल भी मुझे पूछना था, लेकिन आप बताइए डिटेल। देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं भी अगर वो माफी नहीं मांगते तो रही किस बात की। क्या बात है। मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री से, गृह मंत्री जी पहले तो ये बता दो भी संविधान की किस धारा में लिखा है भी सजा काटने के बाद माफी मांगना भी जरूरी है। क्या राजीव गांधी के जो कातिल थे, जो रिहा का माफी मांगी उन्होंने? बिल्किस बानो के जो दोषी थे, सरकार ने समय से पहले रिहा किया और मालाओं से लाद कर, फूल में लाद कर उनका स्वागत किया गया, लड्डू बांटे गए उस जालिमों को, जिस जालिमों ने एक मजलूम गरीब और से बलात्कार किया और उनके परिवार वालों को तक किया। एक वहशत की, नीचता की पराकाष्ठा थी। उसको सरकार रिहा कर रही है। अब मैंने एक सवाल खड़ा किया, मैंने कहा वजीर खां भी कहता था छोटे साहबजादों को भी माफी मांग लो वो छोड़ देंगे, तो यही बात तो हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं। तो गृह मंत्री में और वजीर खां की सोच में फर्क क्या है, हमें यह बता दो आप। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी बात, मैंने जेल खूब काटी है। हमारे देश में अगर कोई विदेशी नागरिक पकड़ा जाता है, उसे कोर्ट सजा सुनाती है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। सजा पूरी होने के बाद तुरंत उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि उसको दोबारा फिर पुलिस उठा लेती है, गेट से रखती है अपने पुलिस स्टेशन में, 3 दिन बाद 7 तक बंद करके फिर बंद कर देती है, फिर 6 महीने डाल देती है। जब तक दोनों देशों के दूतावासों की आपस में सहमति नहीं बनती, कैदियों का आदान प्रदान नहीं होता, ये क्रम चलता रहता है। मैं कहता हूँ विदेशी नागरिकों के लिए नियमों का पालन किया जाता है, उनको भी छोड़ा जाता है 5 साल 4 साल बाद। हाँ, अंततः छोड़ा जाता है। पर जब हमारे देश के लोग हैं, जो सिख हमारे हैं, सजा काट ली, उसके बाद ही छोड़ा जा रहा, 1 दिन की पैरोल नहीं दी जा रही। ये त्रासदी है जो हमें बागी बनने पर मजबूर करती है। बिल्किस बानो का आपने जिक्र किया बीच में, उस केस में जब बाद में पता चलने लगा धीरे धीरे कि वो जो 8-9 लोग थे पैरोल पे लंबे समय तक वो लोग बाहर रहे हैं, 2.5-3 महीने की पैरोल उनको मिलती रही है। इतना घिनौने काम करने वाले लोग, जो रैपिस्ट है, जो कातिल भी है, लेकिन सरकार का हाथ उनके ऊपर था। इसका मतलब क्यों इस तरह की छूट क्यों दी गई उनको? राम रहीम एक उदाहरण है, कातिल है, बलात्कारी है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिल्कुल ये लोग उनको रिहा करते हैं आकर। और यही हमारी सरकार से लड़ाई रहती है भी कानून हमारी अलग और उनके लिए अलग क्यों है। हाँ, एक देश में 2 कानून क्यों, एक देश में 2 कानून क्यों है आकर। हमारी जो विचारधारा है ना जी, वो विचारधारा हमारी सरकार से मेल नहीं खाती। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। अफगानिस्तान में गुरुद्वारों पर अटैक हुआ, तो वहां से जब कहते हैं सिख खालसा राज क्यों मांगते हैं, क्यों कहते हैं खालसा राज चाहिए, मैं उसके संदर्भ में बता रहा हूं। जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लेके आई, तो बीजेपी ने खूब शोर डाल, देखो जी मोदी है तो मुमकिन है, और देखो वहाँ से स्वरूप सेफ निकाल के ले आए। मनजिंदर सिंह सिरसा, हरदीप पुरी ने वीडियो डाली, खुशी मनाई आकर।
मैं कहता हूं ये मानसिक गुलामी है। ये मोदी था तो वहां से स्वरूप लेके आने पड़े। अगर ये खालसा राज होता, हम अफगानिस्तान घुस के उनको ठोकते आकर। क्या बात। ये हमारी सोच का और मोदी सरकार की सोच का फर्क है। काबुल और कंधार तक आज की वहां की दीवारें हमारा इतिहास बोलती हैं। क्या बात है। ये भागने को समझ दिया बहुत योगदान, बाकी निकला बच के आगे। हम घर में घुस को मारने को समझते हैं, अभी ये बहादुरी है, ये भागने बहादुरी समझ रही हैं आकर। जबकि कहते ये भी है घुस के मारेंगे। अब क्या हुआ जो जंग के हालात बने आकर? हाँ, ये सवाल है मेरे पास। मैं हाँ, इस पे थोड़ा आपका नजरिया क्या है इस पे? मैं स्वासी एक बात कहता हूं, जब देशों की बात हो तो व्यक्ति को देश के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। सब मतभेद भुला के वहां उस मामले पे एक हो जाओ। जी, जब देश की बात आ गई ना तो इकट्ठे होना चाहिए। तब सरकारों को भी चाहिए भी सभी कौमों के साथ एक सुरता वाला व्यवहार करे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप किसी एक को बलि का बकरा बनाना चाहोगे तो लोग समझदार हो गए आज। सरकारें व्यापारी बनकर नहीं चलती, पर ये व्यापार करने लगे। मैंने पहली बार महसूस किया इस बार भी पंजाब इस लड़ाई में कुछ अनमना सा रहा कर। मैं पहले कह रहा हूं भी देशों की लड़ाई में देशों सा रहना चाहिए, पर अनमने रहने का कारण क्या है? सरकार की नीतियां, सरकार की रीतियां आकर। जब तक आप उन्हें अपनेपन का एहसास नहीं कराओगे, बिल्कुल, जब तक आप उन्हें अपना नहीं समझोगे, आप उनको गले नहीं लगाओगे, उनकी जायज बातों को आप नहीं मानोगे आकर, तो ये अनमना कहीं और रूप ना ले जाए। मैं इसलिए चिंतित रहता हूं आकर। तुम बार बार हम प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं भी गूंगी बहरी सरकार के कानों में बात पहुंचे भी सिर्फ हिंदू 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 का पत्ता खेलने से सरकारें नहीं चलती आकर। ये देश गुलदस्ता है। बहुत अच्छी बात है। इसमें हर तरह के फूल चाहिए हमें। बहुत अच्छी बात है। अकेला गुलाब को कितना उन्हें दिखेगा, अकेला गेंदा को कितना उन्हें दिखेगा कर। पर मैं समझता हूं भी बहुगिनती जो हिंदू समाज के लोग इस बात को समझने लग गए आकर। अब पहलगाम में कांड हुआ, सबसे बड़ी बात है सरकार का कितना बड़ा फेलियर है भी। 4 आदमी आए, बॉर्डर क्रॉस कर 300 किलोमीटर तक आ गए, आपको मार के 300 किलोमीटर वापस चले गए, आपको नहीं पता लगा, और दूसरे ने आपको पता लगा पाकिस्तान में बैठे हैं। फिर विशेष करके वो तब जब कहते हैं कि सीमाएं चाक चौबंद है हमारी। फिर बात करते हैं, फिर उन्होंने जो रंगत गलती वो धर्म वाली बात थी। धर्म बुक से मारा कर। तब मैंने भी सवाल खड़ा किया था, क्योंकि आज देश में सरकारों की पॉलिसी है, 2 तरह के आतंकवाद की बात करती हैं, सिख आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद। मैंने मेरे चैनल पे भी बहस हुई थी, तो मैंने भी इनसे सवाल किया था। मैंने कहा मुझे आप बता दो, मैं एक बात मानता हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बड़ी बात है। उसका रंग हमेशा काला होता है। अगर आप कहते हो भी आतंकवाद मुस्लिम सिख आतंकवाद है, तो मुझे ये बता दीजिए आप भी राजीव गांधी के हत्यारे किस धर्म के थे? देश का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे किस धर्म का था? नक्सलाइट किस धर्म के हैं? मिजो किस धर्म के हैं? एलटीटी वाले किस धर्म के हैं? टीएनवी वाले किस धर्म के हैं? असम गण परिषद के किस धर्म के हैं? ये कोई नहीं बोलता। इनको नाम दिया गया है, टीएनवी, एलटीटी, नागा, मिजो, ये नाम दिए गए होकर, जबकि दूसरा सिख आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद। हमारा ये भी, आप वो कौम जिस कौम ने हमेशा ही सेवा के कार्यों में एक मुकाम खड़ा किया है, आप दुनिया में उस कौम को आतंकवादी कह के प्रचारित कर रहे हो। जंग की बात होती है तो आप उस कौम के किस्से गाते हो टीवी चैनलों पर, सिख कौम बड़ी बहादुर कौम है, इतने शौर्य चक्र मिले, इतने वीर चक्र मिले, परम चक्र मिले, फिर वो गीत गाते हो। जब जंग का माहौल खत्म होता है फिर अब आतंकवादी बोल देते हो। आज कर्नल शोफिया के बारे में जिस तरह की एक नीचता भरी टिप्पणी एक बीजेपी के मंत्री लगेगी, ये बीजेपी का जो चेहरा है वो सामने नजर आता है। इन लोगों की मानसिकता क्या है।
और कोर्ट के अल्टीमेटली कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेने के बाद भी अब तक कोशिश ये कि वो बचे। बिल्कुल बिल्कुल। इवन कि जो स्वतः संज्ञान भी पुलिस ने जो धारा दर्ज करी वो इतनी कमज़ोर धाराएं थी कि उसका कुछ ही नहीं होना था। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं वापस जाओ, ये धाराएं लगाओ, और फिर सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा। बावजूद इसके बाद भी अभी बाहर है। क्या इस मतलब जो बीजेपी कहती है अपनी चाल चरित्र और चेहरे वाली बात कहती है, वो तो सारा उजागर हो गया कि क्या है। इसी से तो इनके चेहरा, इनकी नैतिकता नजर आती है भी कितने नैतिक है, कितना चरित्र है, क्या औकात इन लोगों की। आज जिस तरह ये कौम को लोगों में फूट डाल रहे हैं, इसके जो नतीजे हैं ना, वो बीजेपी है ही, पर मैं समझता देश के लिए भी घातक है। बिल्कुल देश के लिए घातक है। देश में एक सुरता चाहिए, देश में आपसी प्रेम प्यार मोहब्बत और स्थान चाहिए। आकर चंद आप सत्ता के लिए आप देश के टुकड़े कर रहे हो, लोगों में नफरत फैला रहे हो, धर्मों में एक भाईचारा बिगाड़ रहे हो आकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी यही लड़ाई है भाई। हम तो पढ़ते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये जिसने बनाया है, ये इतना प्यारा स्लोगन जिसने भी दिया है, वहाँ से तो जस्ट उल्टा हो रहा है भी हम ये कहते हैं किसी धर्म का क्यों मारा जाए, क्यों को हिंदू पूछ के मारा जाए, या क्यों बाद में सोफिया अगर जिस तरह का उसने निभाया, अपना रोल निभाया, क्या अब ऐसा कहने के बाद में जो सोफिया के साथ घट रहा है, या उसको पनाह दी जा रही है, उस व्यक्ति को सरपरस्ती दी जा रही है, तो क्या जो आपके मन में भी आ रहा है कि देखो पूरी कौम के प्रति है सवाल, क्या सोफिया अंदर बैठ के नहीं सोचती होगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, जो मैंने किया उसका सिला ये है। और वो तब जब वो स्टेट में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। मुस्लिम समाज में बहुत बड़े देशभक्त हुए हैं जो देश के लिए कुर्बानी दी है। मैं कहता हूँ आरएसएस, मुझे एक भी दिखा दे, एक भी आदमी उसके आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस अपना योगदान दिया, कुर्बानी दी है। और यही लोग अब इस समय चीची उंगली पर खून लगाकर शहीदों की कतार में खड़े हो रहे हैं। शहीदों की कतार में खड़े, जिनका योगदान मिल रहा है। जब ना उन्होंने फिर मेरे केस डालने की तैयारी शुरू की, इसने कहा जी भी वो आतंकवादी अच्छे थे पहलगाम वाले। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैंने ये कहा था ये आतंकवादी ने धर्म पूछा और गोली मार दी और तो बच्चों को छेड़ दिया। ये आतंकवादी उन आतंकवादियों से अच्छे थे जिन आतंकवादियों ने 1984 के दिल्ली में धर्म पूछा, पगड़ी देखी, दाढ़ी देखी, मकानों पर धार्मिक चिन्ह देखे, गाड़ियों पे गुरबानी के स्लोगन देखे, और चुन चुन के आदमी नहीं मारे, औरतों से बलात्कार किया, बच्चे तक मारे। एक जिंदा आदमी के शरीर पे टैल डालकर आप जला रहे हो तो वो कितनी तकलीफ हो रही होगी। एक बच्ची से आप 10 आदमी बलात्कार कर रहे हो, तो बड़े आतंकवादी कौन हुए? वो दिल्ली वाले आतंकवादी किस धर्म के थे? मुझे बता दीजिए आप। मैंने ये वीडियो डाली, सवाल पूछा मैंने आकर, फिर तिल मिलाए हैं भी सिख तो सिख आतंकवादी है, तो वो कौन से धर्म के थे? कौन से धर्म के थे? आप मुझे ये बता दीजिए आकर। फिर शब्द बरते हैं कांग्रेसी, फिर शब्द दूसरा ले जाते हैं। जो ये मानसिकता है ना, हम इस मानसिकता को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं भी आतंकवादी आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। हाँ, अगर सच की लड़ाई है ना, कोई आदमी सच के लड़ता है या कुछ करता है, हम उसका समर्थन भी करते हैं। पंजाब में बेअंत सिंह ने जब हजारों सिखों का कत्ल किया, 2 सिखों किया, जब दुनिया की कोर्टों से कोई इसको इंसाफ नहीं मिला सिखों को, तो बलवंत सिंह राजोआणा ने उसको सुसाइड बम पर बन के उसको उड़ा दिया। फिर देखो यार, वो आदमी मान रहा है, वो भागा नहीं, उसने कोर्ट में माना है भी हमें इंसाफ नहीं मिला, हमने अपना फैसला अब किया। हम चाहते हैं भी सरकार इस तरह के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो राजनीति में संरक्षण लेके बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लोग खुद करेंगे। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? स्वाभिमानी है तो लड़ेगा, बुजदिल है घर में छुप के बैठ जाएगा। फिर ये मैं पहले कह रहा हूँ, ये कौम है बागी और बादशाह वाली कौम है। आकर इनका डीएनए चेक कर लो, इनके डीएनए में गुलामी है ही नहीं आकर जी। इसीलिए जब पूरा देश 300-400 साल तक गुलाम रहा, तो पंजाब सिर्फ 100 साल गुलाम रहा। वो 100 साल भी इसलिए गुलाम रहा कि देश के हिंदू राजाओं ने अंग्रेजी साम्राज्य की मदद की और पंजाब गुलाम हुआ आकर। नहीं, पंजाब गुलाम होता ही नहीं था। इमरजेंसी लगी तो तब देख लो, तभी एक वो भी इमरजेंसी भी एक तरह का देश के में जंग का माहौल था।
तानाशाही थी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नहीं, सभी छिप के बैठ गए, छुप कर बैठ गए। पंजाब में सिखों ने मोर्चा लगाया और 10 लाख के करीब गिरफ्तारियां दी। कोई भी लोकतंत्र को जो समर्थन का व्यक्ति है वो उस इमरजेंसी को कोई बढ़िया नहीं बताता। अच्छा, अगर ये कहते हैं भी आतंकवादी है, ये बागी हैं, तो मैं कह रहा हूँ भी इमरजेंसी में तो मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडीज, ज्योति बसु, सभी आतंकवादी थे, सारे सभी बागी थे, सभी बागी थे, सभी को बगावत केस में जेल में डाला था। सत्य बोलने वाला समय की सरकारों में बागी कहलाता है। ये अलग बात है, जो सरकारें बदलती हैं तो उनके गीत गाए जाते हैं। आज की ताजा बात देख लो, जब जयराम नरेश, जिसके पास आज विदेश मंत्री अफगानिस्तान से मीटिंग करके आया है, वो अफगानिस्तान का विदेश मंत्री पहले इसको टेररिस्ट बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे भी वो टेररिस्ट है, और उसका ये कौन सा उसकी फोर्स है उसका वो आतंकवादी था। आज जयराम नरेश उसका बातचीत कर रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भी गुरपतवंत पन्नू एक अमेरिका में है जो देश के लिए बहुत बातें करता है। जब ट्रंप का उसकी जब रस्म थी राष्ट्रपति, तो जैन नरेश के, तो उसके साथ गुरपतवंत पंत वहाँ बैठा था आकर, तब जैन नरेश को छोड़ के आ जाना चाहिए था आकर, भी हमारे देश का ये देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता आकर, पर बैठे वहाँ पर। ये बातें शर्मनाक है आकर, भी आप देश के स्वाभिमान से समझौता कर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो वो देश का देशद्रोही है, उसके साथ आप मंच साझा कर रहे हो। आपको लकीर तो खींचनी पड़ेगी ना। अगर अब देख लिया अमेरिका ताकतवर है तो वहाँ चुप कर गए। हाँ, ये एपिसोड तो कैसे घटा है, मतलब देश को समझ ही नहीं आ रहा। अल्टीमेटली कोई नहीं बता रहा कि हकीकत क्या है, और ट्रंप बेलगाम होके बोल रहा है। कभी कहते हाँ, मैंने बिल्कुल, बात बिल्कुल। नहीं किया, कभी कहते मैंने ऐसे कह दिया, कभी कहते मेरे दोनों एक जैसे हैं। तो और कोई आगे नहीं बोल रहा। बीजेपी का मतलब छोटे लीडर से लेके मोदी जी तक कोई बात साफ देश को बता ही नहीं रहे। आप देख लीजिए, मैं समझता हूँ कितना बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है। तीसरी टर्म शुरू होगी, तीसरी टर्म में एक बार भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। आज तक जीरो। सबसे बड़ा ये ट्रेजेडी है देश की, भी देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर होगा भी प्रेस को फेस नहीं कर सकता। हाँ, अदरवाइज हम लोग देखते हैं कि जब विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री प्रेस को ले जाते थे साथ में, यान में यात्राएं करते हुए, सॉरी बातचीत करते हुए देखे गए। आते वक्त ब्रीफिंग देते थे वो कि क्या हुई, किस तरह की बातें हुई, क्या क्या समझौते हुए। आप यहाँ तक देखो, मैं हैरान हूँ। एक जब प्रधानमंत्री विदेश गए थे तो एक ने पूछा था जी मैं अडानी के बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कह दिया यार मैं व्यक्तिगत मामला बात नहीं करना चाहता। भी अडानी व्यक्तिगत कैसे हो गया? कैसे हो गया? गृह मंत्री रहे हो देश के भी अडानी, अच्छा अडानी अडवाणी ना अडानी, उसने कहा था मैं अडानी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मोदी साहब ने कहा कि मैं व्यक्तिगत प्रश्न पर उत्तर नहीं देता आकर। पर उन्होंने ठीक कहा, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हाँ, अडानी मानी तो ही लोग कहते व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मामला है। कहे तो वो ठीक गए थे, समझने वाले नहीं समझे। बस हम इन बातों का मुखरों का विरोध करते हैं, अंधभक्त समर्थन करते हैं तो हम बागी कहलाते हैं। बागी कहलाते हैं। इसलिए केस पड़ रहे हैं, कभी एनएस लगी, कभी देशद्रोह केस पड़ गया, कभी टाडा लगी, कभी वेजिंग वर्क का केस पड़ गया। केस भी छोटे नहीं है, केस छोटे नहीं। जो चोटी के केस हैं वो केस डालते हैं। टाडा है, एनएस से है, और इस तरह के। का केस है। हाँ, ये छोटे केस थोड़ी है, देशद्रोह तक का केस छोटे थोड़ी है। टीमा जी, ये तो आपका वो है जो कौम के लिए, जो देश के लिए, जो सिस्टम के लिए, सिस्टम के साथ आप लड़े, और आज आप यहाँ तक आके और संतुष्ट हो चीज़ों से। इसके साथ साथ हम पिछले 20-25 साल से आपका एक नया रूप देख रहे हैं। वो रूप है कि इस शहर में किसी तरह की आपदा आई हो, भले वो कोरोना हो, भले वो कोई इनके अटल जी के टाइम में जब सेना इधर लगी थी और कुछ धरने लगते थे, उस वक्त जो लोग थे उनका खानों की व्यवस्था करना गुरुद्वारे के द्वारा। इस पे थोड़ा सा कि विशेष करके कोरोना में जो आपका रूप हमने देखा, जब लोग किसी को छूने से डरते थे, बाहर झांकने से डरते थे, तब आप सारा दिन उनके बीच में घूमते थे, हॉस्पिटल में विशेष करके। मैं तो पहले बताया जी, सेवा हमें जो कहते गुड़ती में मिली है। गुरु साहब ने सेवा और सिमरन का बहुत अच्छा कंसेप्ट में दिया कर, कृत करो नाम जपो बन छको का कंसेप्ट लिया कर। जहाँ तक सेवा की बात है, ये तो हमारे खुशकिस्मत हम
भी हमारे हिस्से में ये सेवा आई है आकर, और हम ये देश के लिए, समाज के लिए, कौम के लिए कुछ कर सकते हैं आकर। कोरोना काल का जिक्र चला, मुझे पता है वे खौफनाक मंजर था। कहते हैं ना भी माँ बच्चे के लिए शेर से भिड़ गई थी आकर, पर मैंने वो कुछ नहीं देखा आकर। माएँ तक, बाप तक कन्नी कतराते, छोटा बच्चा, चारा मासूम बच्चा कोरोना हो गया तो जब हम लेने जाते थे तो माँ बाप छत पे खड़े देखते होते थे, है ना जी, पर नज़दीक नहीं आते थे। बिल्कुल। उस समय हमने सिर्फ शहर नहीं संभाला, हमने हाईवे पर भी, क्योंकि तब ना पुलिस वाले पकड़ पकड़ के इनको सेंटर में बंद कर रहे थे जो भी प्रवासी थे। तो रात को गाड़ी लेके जाना और सूरतगढ़ तक हमने गाड़ी में जाना, तो कई बार हमें नज़र आता था भी कुछ 5-7-10 लोग हैं, लाइट दे के भाग गए, खेतों में छिप गए हैं, अभी पुलिस आगे पकड़ पुलिस गई। नहीं हो। हमने बुलाना, उनको बुला कर लाना, लंगर पानी खिलाना, फिर लेके आना। कच्ची बस्तियों में जो लोग भूख से परेशान हुए पड़े थे तो गुरुद्वारे ने सेवा संभाली। सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी कर्मचारी काम करने से मना कर रहा था, मौत का भय हर एक को था। तब हमें पता लगा तो हमने सेवा शुरू की कोरोना वार्डों में। कोरोना वार्ड मतलब मौत का एक वार्ड ही था। बिल्कुल, मौत का वार्ड था। मौत का वार्ड था। वहाँ हमने सुबह जाना, सफाई करनी, फिर सुबह दोपहर को खाना, रात को खाना। सुबह जिसको खाना दे के आए हैं शाम को जाते थे, बोला नहीं वो तो बेचारा चला गया कर। कई ना वे जो हादसे होते हैं वो आदमी मानस पटल पर ना अंकित हो जाते हैं। मुझे याद है भी हमारे पास वो नहीं थे, पीपी किट नहीं थी, खत्म हो गई पीपी किट। तो सभी ने मना कर दिया भी नहीं जाते हॉस्पिटल में आकर। तो बात चली यार गर्म दवाइयाँ खा रहे हैं, खाना नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अपने चलते हैं। तब हमने क्या किया, सिर्फ डबल मास्क लिए, डबल ट्रिपल मास्क लगा लिए और वो ग्लव्स पहन लिए और चल पड़े। स्ट्रेच पर रखे, लड़के कम कर दिए हमने, भी रिस्क है, चलो 3-4 लड़के जाते, बाकी रुक जाओ पर। हमने वो कर दिए, चले गए वहाँ पर। तो बांट के लंगर तो ग्राउंड फ्लोर पर आए, तो एक वार्ड में गए, तो हमने खाने लगे तो 3 औरतें थी। वो पहचानती, बोले टिम्मा जी भी हमें ना खाना नहीं चाहिए, पहले महाराज जी इनको यहाँ से उठाओ, ये लाशें पड़ी हैं। 2 लाशें सुबह की पड़ी थी, उठा नहीं रहा था कोई आकर। तो मैं चलो मैं करता हूँ जी, पहले खाने वाले खाना बाद में लेंगे हम। मैंने एक बार हॉस्पिटल में गया, मैंने कर्मचारी बुलाए, कोई आई ना। तो उनके परिवार वाले, वो थे इधर हिंदू मुल्क साइड के थे, उनके परिवार वाले बाहर खड़े थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार आप साथ आओ, अपने ना ये बांध के तो उसको मोर्चे में भेज दिया कर। बोले हमारा काम नहीं, आप जाओ, आप करो। मतलब परिवार के मेंबर थे वो भी? अच्छा, उन्होंने पहचाना नहीं एक्चुअली में आकर। तो मैंने बताया मैं क्या काम हमारा भी नहीं है। मैंने बताया अपना, फिर बोले नहीं वैसा पहचाना नहीं आपको, पर हम नहीं जाएंगे जाकर जी। मैं कहा ठीक है चलो जी। मैंने उसको करके पीपी किट में पैक करके तो मोर्चे में रखा दिया। तो मुझे श्योर हो गया था कि वो कोरोना हो गया होगा। को अकेला जो डेड बॉडी को उठाएगा रखेगा ना जी, वही बात हुई। और आपको हो भी गया था? हो ही गया मुझे, सुबह मुझे पता लग गया भी कोरोना हो गया आकर, नहीं। तो फिर भी मैं समझता हूँ हमारी टीम बढ़िया थी, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में दोनों टर्न में आकर जी पूरी सेवा संभाली आकर। उसके साथ सामाजिक स्तर पर भी ये हम जैसे कन्या भ्रूणहत्या की बात चली, तो हमने ज़्यादा जो पीसीपी एनडीटी टीम है स्टेट गवर्नमेंट की, उनके साथ मिलकर हमने मुक्तसर फिरोजपुर तक जाके वो डॉक्टर पकड़े जो गर्भ में जांच करके बेटियां मार देते थे। सबसे बड़ी त्रासदी में तब पता लगी भी कोई चेक कराने गया है, चाहे बेटा हो गर्भ में, वो बेटी बोल देते थे भी बेटी है, भी ठीक है अबॉर्शन कराई, बोला 30-40 और मार लेंगे, और वो बेटे को मार देते थे वो आकर। तो वो पकड़े। उसके बाद जैसे हमने कन्या लोड़ी का कंसेप्ट शुरू किया। हाँ, कन्या लोड़ी वाला जो सवाल है कि आप हर साल जिस तरह से करते हो लोड़ी पे आके, विशेष करके बच्चों को जो छात्रवृत्ति दिलवाते हो शिक्षा के, ये भी ना ये 2005 की बात है जी। तो तब ना एक अखबार में एक आंकड़े आए थे कि गंगानगर एग्रीकल्चर में टॉप पर है। ये बड़ा गर्व का था भी गंगानगर पंजाबी एरिया है और गंगानगर पूरे राजस्थान को खाना खिला रहा है, बड़ी खुशी की बात थी। पर साथ में एक ना कॉलम बना हुआ था भी सबसे शर्मनाक बात ये है भी गंगानगर कन्या भ्रूणहत्या में भी शीर्ष पर आकर। ये बड़ी शर्मनाक बात थी। तो यार सोचा इस पर यार कैसे काम करें। सोचते सोचते संजय सेठी पत्रकार जी, उनसे बात हुई। तो लोहड़ी का प्रोग्राम आ रहा था,
तो उन्होंने नाम दिया कन्या लोड़ी का ब्याह प्रोग्राम। हमने पहली बार गोल बाजार में सिर्फ लोड़ी तिहानी रखा प्रोग्राम। उसके बाद लड़कियों को स्टडी पैकेज देने शुरू कर दिए। आप तो खूबी जानते हैं भी 15-15, 20-20 करोड़ के स्टडी पैकेज संस्थाओं ने बेटियों को दिया कर। ये एक वो काज था जो पूरे वर्ल्ड में जिसकी पहचान थी आकर भी। गंगानगर एक ऐसा जिला है जहाँ पर बेटियों को निःशुल्क 25-25 करोड़ के स्टडी पैकेज दिए जाते हैं आकर। तो वो उससे क्या हुआ जी, एक सोच बदली लोगों की। लोग जो बच्चों की फीस भरते थे बेटों की, वो कहते यार काश बेटियाँ होती यार, अपने फ्री पढ़ा देते आकर। वो रेशो देख लो जी, रेशो में बड़ा सुधार आया। अब वो कलंक था वो हमारे माथे से उतर गया भी। गंगानगर जो शीर्ष है, अब कहते नहीं गंगानगर बेटियों में टॉप पर है पूरे राजस्थान में आकर। मतलब सरकार, मोदी जी की सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वास्तव में जो सही रूप से अगर इस नारे को रेखांकित करो तो गंगानगर ने किया है, आपने किया है। मैं आपको बताऊं ये नारे के बारे में। ये नारा 14 मार्च 2015 को पानीपत के मैदान में मोदी ने लगाया था। ये नारा हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2005 में शुरू किया था। क्या बात है, क्या बात। तो किसी ने कहा था भी यार ये तो यार काम नहीं, ये तो ये समाज की विपरीत है जो कन्या लोड़ी है ना। क्या नवा ड्रामा है यार, कन्या लोड़ी कौन मनाता है कर भी। लड़कों की लोड़ी होती है, डीजे लगती हैं, बैंड बाजे होती हैं, धूम धड़के होते हैं अगर जी, है ना। बोले ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तूती की आवाज़ है, इसे कोई नहीं सुनता, नकारखंड तूती की आवाज़ है। पर मैं महसूस करता हूँ जब ये मोदी जी बोले ना जी, तो मोदी ने हमारा जो नारा था वो अडॉप्ट किया था। हमने 5 में दिया था, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। तो कि अखबारों की कटिंग ही है हमारे पास, सभी पढ़ी हैं। जो नारा गंगा शुरू किया था वो अडॉप्ट मोदी ने किया। फ्री में कहता हूँ वो तूती चली हमारी खूब चली, उसको मोदी तक ने अडॉप्ट किया आकर जी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। इस तरह जो शादियाँ चलती हैं गुरुद्वारे में, शादियों वाला जो आप करते हो, हम तो कहते हैं सभ्य सांझी वाल सदाई तो कोई ना दस्य बारह जियो, हमारा कंसेप्ट है। हम सभी एक से हैं। आप देखोगे राजस्थान में अमूमन जितनी शादियाँ होती हैं ना, अगर रैगर समाज है तो रैगर लड़कियों करेगा, मेघवाल लड़कियों, ब्राह्मण लड़कियों की शादियाँ करेगा। तो गंगानगर में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में ये शादियाँ होती थी, ये सभी धर्मों की शादियाँ होती। ये नहीं है उन पर हम अपनी मर्यादा थोपते थे, उनकी मर्यादा के मुताबिक। अगर हिंदू लड़की है तो पंडित जी आएंगे वैदिक रीति से, क्रिश्चियन है तो पादरी आएगा जी, मुसलमान है तो निकाह होगा, सिख लड़के आनंद कार्य होंगे। पर ये ठीक है भी खाना सभी का इकट्ठा होगा। क्या बात है। समान सभी को जो गिफ्ट देते हैं लोग सभी को बराबर। तो इससे बड़ा अच्छा मैसेज गया भी। पहले बेटियां गर्भ से बचाते थे, फिर बेटियों को पढ़ाते थे कन्या लोड़ी में, फिर बेटियों को ब्याहते थे। ये तीनों चीज जो है वो आपके यहाँ पे है, तीनों चीज़। हाँ जी। तो इस तरह शहर में कहीं आपदा विपदा हो जाए तो सबसे पहले बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है। अब जब जंग के हालात बने तो देखो साजगांव में एम्बुलेंस मंगाई हमने, चलो बॉर्डर पे कोई ऐसी घटना होती है तो जितना हो सके हम अपने इस देश में सेवा में अपना सहयोग कर सकें। ठीक है, हमारी औकात ज़्यादा नहीं है, 1000 आदमियों को रहने का प्रबंध किया, पूरे हाल तैयार किए, बिस्तर लगाए, सभी सेट तैयार किया। भाई कहीं खुद ना खास्ता कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत हमें सभी को संभालें आकर जी। टीमा जी, विस्तार से बातें हुई आपके जीवन का जो सफ़र है उस पर, और आपका जो सामाजिक एक जिस तरह से आप लगे हो इन चीज़ों पे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि कुछ कहने से रह गई हो और एक संदेश समाज को आप देना चाह रहे हो। इस वक्त जो टोटल हालात है देश के, आप इतने अवेयर हो, सब चीज़ें बखूबी जानते हो, इस पे एक सारगर्भी सी चीज़ है कि जिससे लगे देश को कि हाँ यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूँ जी, आदमी अपने अपने धर्म का अनुसरण कर ले, सिर्फ अपनी धार्मिक मर्यादाओं परंपराओं का पालन कर ले, देश सफल हो जाएगा। जब अपना छोड़ के दूसरे में नुक्ताचीनी करते हैं, आप बात देखो ना, जय सियाराम कितना पवित्र और अच्छा नारा था ना। जय श्री राम बाबू जी, जय श्री राम अपने बोलते थे हम ना, तो एक मन में खुशी होती थी। अब इन लोगों ने जय श्री राम बड़े आक्रोश से बोल के नारे का स्वरूप ही बदल दिया। सिया को निकाल लिया, वहाँ पे सिया को निकाल दिया, है ना। और उसमें ना अब जलता है जैसे आक्रोश हो। आप देखोगे कई वीडियो वायरल होती हैं, बोल जय श्री राम, बोल, मारते पीटते कर रहे हैं। यार क्या मतलब, किस तरफ देश जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये देश बीजेपी को, आरएस को ये सोच छोड़नी पड़ेगी।
मैं फिर वही बात पे आता हूँ, हिंदू है तो जनेऊ का धारणी हो, अपने धर्म का पालन करे, गीता रामायण का सार करे आकर जी, मुसलमान ने 5 नमाज पढ़े, सिख अमृतधारी हो, तो देश बढ़िया है कर दी। पर जब अपने को बढ़िया और दूसरे को नीचा दिखाते हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं, सिर्फ वोटों के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, और अपने आम बोली वाली जनता के मन में अपन एक नफरत भर रहे हैं, वो नफरत के नतीजे निकलेंगे तो अपने सामने ही है। कितनी कत्लोगार्त हो रही है, कितने कुछ हो रहा है आकर, नफरत तो जब चलती है ना, आग लगती है, वो रात अमदुर जी कहते हैं ना, उसका शेर था, अगर आग लगी तो अकेला मेरा घर नहीं जलेगा, अकेला मेरा घर नहीं जलेगा ना। तो ये तुम्हारे भी घर जलने में आएंगे। ये बात समझनी पड़ेगी भी, अगर आग लगेगी तो घर मेरा भी नहीं बचेगा। सभी के आप देख लो, नेताओं के कितने बड़ी पॉलिसी है अभी, सभी के बच्चे विदेशों में बैठे हैं, और मैं तो हैरान हूँ जब देखता हूँ भी बड़े बड़े बीजेपी के खुद की बेटियां जो मुस्लिमों के घर ब्याही हुई हैं, मुस्लिमों को घर भी आई हुई है, तो वो एक नफरत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चंदे के नाम पे कल खबर आई थी, 1400 करोड़ का जो राम मंदिर के नाम पे चंदा था, जो यात्रा है उसमें हड़प करके विश्व हिंदू परिषद वाले, चर्चा खूब चल रही हैं। भी लोग समझते हैं, देखते हैं, पर पता नहीं, जैसे ना एक लम्मा चढ़ गया अंधभक्ति वाला, वो देश के लिए घातक होता जा रहा है, और ये घातकता ही देश के लिए नुकसानदेह है। बढ़िया है भी आपसी प्रेम प्यार इत्तेफाक मोहब्बत रखो, एक दूसरे का सम्मान करो और सम्मान लो, देश एक सही दिशा में जाए तो सभी के भलाई है इसमें आकर। ये थे सरदार तेजेंद्र पाल सिंह जी टीमा, हमारे इस एरिया की बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत, तो समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। आप लोगों ने इनको बहुत गौर से सुना, इसके लिए सबका धन्यवाद, शुक्रिया।